Assalamualaikum FSC second year. Yesterday we have discussed the interphase period of non-apparent division of cells life cycle and also briefly discuss about mitosis, that it is a type of cell division in which the number of chromosomes remains same in daughter cells as that in parent cells. And today we will discuss mitosis in detail, its different stages, how cell divides into two daughter cells. So first of all, this is a figure that is showing the stage of mitosis and cytokinesis in an animal cell. So first of all, mitosis, it is a continuous process and it is divided into two major phases: karyokinesis. Karyo means nucleus, so and kinesis means division. So it involves the division of nucleus. And the second major phase is cytokinesis, means the division of cytoplasm or the division of whole cell. So first of all, we will discuss karyokinesis, that is the division of nucleus. So एनिमल सेल में जब ये प्रोसेस माइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो जो सेंट्रियोल्स हैं दैट आर इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली दैट आर प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल्स, उनकी पार्टीशन हो जाएगी, ठीक है। और वो इंटरफेस में आपको पता है कि हमने ये पढ़ा है कि इंटरफेस में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर माइटोसिस। तो ड्यूरिंग इंटरफेस इन सेंट्रियोल्स की डुप्लीकेशन हो जाएगी, ये टू में जो है वो डिवाइड कर जाएंगे, ठीक है। बट सेम सेंट्रोसोम में प्रेजेंट होंगे। सेंट्रोसोम वो बॉडीज़ हैं दैट कंटेन सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल्स इट एक्चुअली डिवाइडेड इनटू टू centrioles, but both will remains in the same centrosome. जैसे ही माइटोसिस स्टार्ट होगी तो जो टू पेयर्स हैं ऑफ सेंट्रियोल्स के वो आपस में सेपरेट करेंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। और उसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो सेल डिवाइडिंग जो सेल है उनमें बाइपोलैरिटी जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगी। एक जो है सेंट्रियोल वो एक पोलर एंड पे होगा और दूसरा सेंट्रियोल दूसरे पोलर एंड पे होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि जो सेंट्रियोल्स हैं, हर पेयर जो है सेंट्रियोल्स का उसमें से माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं 3 सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ओरिजिनेट करेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्लास आपने एफएससी फर्स्ट ईयर की बुक में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, प्लांट ऑर्गेनेलिस में, ठीक है। कि हम जो लिविंग सिस्टम है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं और ये तीनों मिलके साइटोस्केलेटन बनाते हैं। तो ये बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये फर्दर आगे इसके 3 सेट्स होते हैं। वन सेट कंसिस्ट ऑफ एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे और एक एस्टर फॉर्म करेंगे। जो दूसरे 2 सेट हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के वो आपस में मिलके क्या बनाएंगे, स्पिंडल। एक जो सेट है माइक्रोट्यूब्यूल्स का दैट इज़ काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स, वो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होंगे एट काइनेटोकोर। काइनेटोकोर बेसिकली वो रीजन है क्रोमोसोम पर। क्रोमोसोम्स की जो दोनों आर्म्स हैं जब यूनाइटेड होती हैं और जो उनका यूनियन पोर्शन होता है, यूनियन जो पार्ट होता है दैट कंसिस्ट ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स नोन एज काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल सिंपल क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होंगे एट काइनेटोकोर्स। अगर आप ये डायग्राम देखें तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। इंटरफेस में यानी कि G2 फेस जब सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर माइटोसिस,
उसमें आप देख सकते हैं कि एक सेंट्रोसोम जो बॉडी है उसमें 2 सेंट्रियोल्स उनकी डुप्लीकेशंस हो चुकी हैं। अब जो नेक्स्ट फेज़ है जब माइटोसिस का स्टार्ट होगा उस फेज़ को हम प्रोफेज़ कहते हैं, जो फर्स्ट फेज़ है। उसमें आप देख सकते हैं कि इन सेंट्रियोल्स में से 3 टाइप्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो अराइज होंगे। एक सेट जो होगा वो होगा आपके पास एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, अगर आप देख सकते हैं ये जो बाहर की तरफ अराइज हो रहे हैं, दैट इज़ एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। दूसरा जो सेट है वो आपके पास है काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। काइनेटोकोर जो है वो सिंपली क्रोमोसोम्स के साथ अटैच करेगा एट काइनेटोकोर पोजीशन। और जो तीसरा सेट है दैट इज़ पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, वो जो हैं वो बिल्कुल क्रोमोसोम्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगी बल्कि इंटर डिजिटेट विद पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम ऑपोजिट पोल। जो ऑपोजिट पोल से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स अराइज हो रही है फ्रॉम ऑपोजिट पोल, उसके साथ जाके वो मिल जाएगी, उसके साथ जाके अटैच हो जाएंगी। और यही माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये बेसिकली अगर हम इनकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो दीज आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन दैट इज़ ट्यूब्यूलिन एंड डिफरेंट स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल। This specialized microtubule structure include ester and spindle is called mitotic apparatus। अब आपके पास जो माइक्रोट्यूब्यूल का एक पूरा जो स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो रहा है जिसमें एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स एस्टर फॉर्म कर रही है और जो दूसरे 2 सेट थे माइक्रोट्यूब्यूल्स के वो आपस में मिलके स्पिंडल फॉर्मेशन कर रहे थे। तो इस पूरे ऑपरेटस को आप माइटोटिक ऑपरेटस कहेंगे। एंड दिस इज़ लार्जर देन द न्यूक्लियस and it is designed to attach and to capture the chromosomes and to align them and to finally separate them so that the equal distribution of chromosome is ensured in daughter cells. So karyokinesis is further divided into 4 phases, 4 steps. One is prophase, second is metaphase, third is anaphase, and the fourth one is telophase. So it is a continuous process. First of all हम बात करेंगे प्रोफेज की। During interphase, that is non-dividing phase of cell cycle, the chromosomes they are not visible even with the electron microscope. अब जब सेल इंटरफेज स्टेज में होगा तो आपको सेल के न्यूक्लियस में कोई भी क्रोमोसोम जो है वो विजिबल नहीं होगा। वो आपको कोई भी क्रोमोसोम नज़र नहीं आएगा इवन विद यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू। और आपको जो है अगर आप हिस्टोलॉजिकल स्टेन्स ले लें फॉर डीएनए को स्टेन करें तो आप एक नेटवर्क सा नज़र आएगा लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का। और ये जो हमारे पास लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का एक आपके पास नेटवर्क नज़र आ रहा है, इसको हम क्रोमैटिन कहेंगे। तो जैसे ही प्रोफेज स्टेज में जो हमारे पास सेल है वो इंटर होगा तो ये जो क्रोमैटिक मटीरियल है ये इसमें कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी, ये कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। कंडेंसेशन में क्या है कि फोल्डिंग होगी, कंडेंस होगा और आहिस्ता आहिस्ता आपको क्रोमोसोम से वो अपेयर होना शुरू हो जाएंगे एज अ थिन थ्रेड्स अबाउट 0.25 माइक्रोमीटर टू 50 माइक्रोमीटर इन लेंथ एट द बिगनिंग ऑफ प्रोफेज। अब जैसे जैसे अब सेल जो है वो आगे मूव करता जाएगा इस स्टेज में क्रोमोसोम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा थिक होता जाएगा और क्रोमोसोम्स उतना ही विजिबल होता जाएगा और इतना विजिबल हो जाएगा कि इसके 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हमें नज़र आएंगे जो कि अटैच भी होंगे एट सेंट्रोमेयर, जो उसकी सेंट्रल पोजीशन है जहाँ पर 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच हैं, वो भी हमें विजिबल हो जाएगा। अब प्रोफेज के एंड पे क्या होगा कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है अराउंड न्यूक्लियस, वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाएगी और जितना भी न्यूक्लियर मटेरियल है विद इन द न्यूक्लियस वो रिलीज़ हो जाएगा इनटू द साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियोलाई है, ठीक है, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ आरएनए, वो भी डिसअपेयर हो जाएगा और माइटोटिक ऑपरेटस जो है इट विल ऑर्गेनाइज्ड and cytoplasm it become more viscous।
अगर आप ऊपर वाली डायग्राम देखें तो इसमें आप देख सकते हैं लेट प्रोफेस में क्या हो रहा है एंड अर्ली प्रोफेस में क्या हो रहा है। अर्ली प्रोफेस में आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो इंटरफेस में देखें, आपको सेल की जो न्यूक्लियस है, ये आपको पूरा एक सेल नज़र आ रहा है। उसके अंदर जो राउंड फॉर्म में जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ न्यूक्लियस, उसमें आप देख सकते हैं कि आपको कोई भी क्रोमोसोम विजिबल नहीं है। लेकिन जैसे ही सेल प्रोफेस में एंटर होगा तो क्रोमोसोम्स जो है उनकी कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी और वो विजिबल होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे जैसे ये प्रोसेस बढ़ता जाएगा आगे, साथ साथ स्पिंडल पोल्स जो है उनकी फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। लेट प्रोफेस में आप देख सकते हैं कि आपको न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो डिसअपेयर हो गई है, न्यूक्लियोलाइड डिसअपेयर हो गया है, और जितना भी मटेरियल था विद इन दी न्यूक्लियस वो सारा जो है वो साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हो गया है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट फेज़ है दैट इज़ मेटाफेज़। मेटाफेज़ में क्या होता है, ईच मेटाफेज़ क्रोमोसोम इज़ अ डुप्लीकेटेड स्ट्रक्चर and it will consist of two sister chromatids that are attached at a single point called centromere और primary constriction। अब इस सेंट्रोमेयर में एक स्पेशल एरिया होगा दैट इज़ नोन एज काइनेटोकोर with specific base arrangements and with special proteins। और इस काइनेटोकोर के साथ काइनेटोकोर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो अटैच होंगे माइटोटिक ऑपरेटस की। काइनेटोकोर जो फाइबर्स हैं ऑफ स्पिंडल वो अटैच करेंगे टू दिस रीजन ऑफ क्रोमोसोम्स, और उस पूरे जो क्रोमोसोम है उसको अलाइन कर देंगी एट द इक्वेटर, यानी कि जो सेंटर ऑफ द स्पिंडल पे उसको अलाइन कर देंगी, और एज अ रिज़ल्ट एक इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेज प्लेट जो है वो फॉर्म हो जाएगी। ईच काइनेटोकोर गेट्स टू फाइबर्स वन फ्रॉम ईच पोल। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आप मेटाफेज स्टेज में आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास क्रोमोसोम्स थे ये सेंट्रल पोजीशन यानी कि इक्वेटर में ये अलाइन हो चुके हैं विद दी हेल्प ऑफ काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि अटैच्ड हैं इनके काइनेटोकोर के साथ। इसके बाद नेक्स्ट जो फेज़ है थर्ड फेज़ दैट इज़ एनाफेज़। एनाफेज़ जो है स्टूडेंट्स ये बहुत क्रिटिकल फेज़ होती है, क्योंकि यही फेज़ वो है जो कि डिटरमिन करती है कि जो क्रोमैटिड्स हैं उनकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो इन डॉटर सेल्स। अब इसमें जो काइनेटोकोर फाइबर्स थे, जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स थे जो कि अटैच थे विद काइनेटोकोर्स ऑफ दीज क्रोमोसोम्स, वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे टूवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव पोल्स, और इसके साथ साथ जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो भी फोर्स जो हैं वो एक्सर्ट करेंगी, और एज अ रिज़ल्ट जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे फ्रॉम सेंट्रोमेयर, और उसके रिज़ल्ट में हाफ सिस्टर क्रोमैटिड्स एक तरफ चले जाएंगे और हाफ सिस्टर क्रोमैटिड्स ट्रैवल्स टूवर्ड्स अदर पोल। तो अगर आप इसकी डायग्राम देखें तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि इसमें कैसे एनाफेज़ में हाफ सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो एक पोल की तरफ मूव कर रहे हैं और हाफ सिस्टर क्रोमैटिड्स दूसरे पोल की तरफ मूव कर रहे हैं। अब आगे हम चलते हैं हमारी फोर्थ फेज़ दैट इज़ टीलोफेज़। जैसे ही जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ आ जाएंगे तो एनाफेज़ जो है वहीं पर एंड हो जाएगी और टीलोफेज़ स्टार्ट हो जाएगी। और टीलोफेज़ जब स्टार्ट होगी तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो अगेन डीकंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। डीकंडेंस क्यों होंगे? ड्यू टू अनफोल्डिंग। और उसके रिज़ल्ट में क्या होगा आपके पास कि अल्टीमेटली आपके पास क्रोमोसोम सब डीकंडेंस हो गए, वो डिसअपेयर हो जाएंगे और आपके पास एक क्रोमैटिन दोबारा से अपेयर हो जाएगा। माइटोटिक ऑपरेटस जितना भी उसके अंदर फॉर्म हुआ था वो तमाम के तमाम डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो दोबारा रीऑर्गेनाइज होगी, न्यूक्लियाई रीऑर्गेनाइज होगा, और एज अ रिज़ल्ट आपके पास टू न्यूक्लियाई आ जाएंगे एट टू पोल्स ऑफ दी सेल। अगर आप देखें टीलोफेज स्टेज को तो आप देख सकते हैं कि इसमें कैसे दोनों जो आपके पास डॉटर सेल्स बन रहे हैं उनमें जैसे ही सिस्टर क्रोमैटिड्स दोनों पोल्स की तरफ चले गए, हाफ एक तरफ हाफ दूसरी तरफ, तो उनकी जो न्यूक्लियर इन्वेलप थी वो दोबारा आ गई,
न्यूक्लियाई जो है वो दोबारा रीऑर्गेनाइज हो गया और माइटोटिक जो स्पिंडल जो एक ऑपरेटस बना था वो ऐसा ऐसा डिसऑर्गेनाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं, हमने स्टार्ट में बात की थी कि जो हमारे पास माइटोसिस थी, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू फेसेस, कैरियोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, एंड सेकेंड वाली साइटोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और डिवीजन ऑफ होल सेल। तो कैरियोकाइनेसिस में हमने देखा कि कैसे सेल जो है उसके न्यूक्लियस में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं और कैसे उसका जो क्रोमोसोम्स हैं वो उनकी कैसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है इन देयर डॉटर सेल्स। तो उस पर हमने 4 फेसेस पढ़ी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। नेक्स्ट जो हमारे पास है फेज दैट इज साइटोकाइनेसिस, मींस डिवीजन ऑफ होल सेल। अब लेट टीलोफेज में क्या होगा कि जो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो सिग्नल्स सेंड करेंगी टू इक्वेटोरियल रीजन ऑफ द सेल। इक्वेटोरियल यानी कि जो सेंट्रल रीजन है वहाँ पर वो सिग्नल सेंड करेंगी, वेयर एक्टिन एंड मायोसिन, ये प्रोटीन्स हैं, वो एक्टिवेट होंगी और वे कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग फॉर्म कर देंगी। और जैसे ये रिंग फॉर्म होगा उसके बाद एक क्लीविज फरो जो है वो अपेयर होना शुरू हो जाएगी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ती जाएगी और टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द सेल जो है वो उसकी तरफ ग्रो करती जाएगी। और अल्टीमेटली क्या होगा, पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड हो जाएगा इनटू 2 डॉटर सेल्स में। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आप देख सकते हैं एनाफेज में ही आहिस्ता आहिस्ता क्लीविज फरो जो है वो अपेयर होना शुरू हो गई है। क्लीविज फरो जो है वो कैसे अपेयर हुई कि जो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उन्होंने सिग्नल सेंड किए टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द होल सिस्टम, यानी कि इक्वेटोरियल रीजन की तरफ उन्होंने सिग्नल सेंड किए, वहाँ पर एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स एक्टिवेट हुई और उन्होंने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग और एज अ रिज़ल्ट क्लीविज फरो जो है अब वो बनना स्टार्ट हो जाएगी और वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ जो है पिंच करती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता सेल जो है वो डिवाइड हो जाएगा इनटू 2 डॉटर सेल्स में। तो ये तो एक नॉर्मल हमारे पास जो वे था वो था इन केस ऑफ पेरेंट, इन केस ऑफ एनिमल सेल्स। अब हम ज़रा देख लेते हैं कि प्लांट में क्या होता है। अब जो माइटोसिस का प्रोसेस है वो तमाम जो इवेंट्स हैं वो सेम हैं प्लांट सेल्स में भी, जस्ट लाइक इन एनिमल सेल्स, बट देयर आर सम मेजर डिफरेंसेस। अब मेजर डिफरेंसेस क्या हैं कि आपको पता है कि प्लांट्स में सेंट्रियोल्स नहीं होते, सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं। तो क्या होगा कि उनमें कुछ एक एनालोगस रीजन होगा प्लांट्स में जहाँ से स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो निकलेंगे। और आपको पता है कि जो प्लांट है वो सेल जो है वो अपनी शेप को ज़्यादा चेंज नहीं करते एज़ कम्पेयर टू एनिमल सेल, बिकॉज दे हैव रिजिड सेल वॉल अराउंड देयर सेल्स। तो उनमें सेल वॉल की वजह से ज़्यादा शेप चेंजेस नहीं होंगी। अब साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि हमने देखा कि एनिमल सेल्स में तो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बन रहा था, लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है कि मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है फ्रैग्मोप्लास्ट, वो फॉर्म होगा और वो फॉर्म होता है फ्रॉम वेजिकल्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि वो वेजिकल्स जो हैं वहाँ पर डिफरेंट जो हैं वो अराइज हो रही होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं और वेजिकल्स जो हैं वो आगे उसको जहाँ भी ट्रांसपोर्टेशन करनी हो डिफरेंट मटेरियल की तो वेजिकल्स की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। अब ये जो वेजिकल्स हैं ये ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स और ये फॉर्म हो जाती हैं और एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं दैट इज़ नोन एज फ्रैग्मोप्लास्ट। अब ये जो वेजिकल्स हैं ये एक्चुअली ड्यूरिंग मेटाफेज ही ओरिजिनेट स्टार्ट हो जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है डिवाइडिंग सेल के सेंटर में लाइनअप होना शुरू हो जाती हैं और जहाँ पर ये आपस में फ्यूज़ होकर एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर फ्रैग्मोप्लास्ट बनाती हैं एट द एंड ऑफ द टीलोफेज। अभी जो मेम्ब्रेन होती है वेजिकल्स की, इट विल बिकम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द डॉटर सेल्स। और ये जो वेजिकल्स हैं इट आल्सो कंटेन्स मटेरियल, इनमें कुछ मटेरियल भी होता है जो कि फ्यूचर जो सेल वॉल बननी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद, तो इनमें कुछ मटेरियल होता है सेलुलोज का और पैक्टिन का, तो ये उसमें भी हेल्प करती हैं। तो ये आपके पास सिंपल आ गया प्लांट सेल का। ये आप अगर आप इस डायग्राम को देखें, इंटरफेज स्टेज, अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, देन मेटाफेज, एनाफेज, इसमें आप देख सकते हैं सारे स्टेप्स जो हैं वो सिमिलर हैं जैसे कि हमने एनिमल सेल में देखे।
अब अर्ली टीलोफेज में आप देख सकते हैं दरमियान में एक सेल प्लेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। लेट टीलोफेज में देखिए यहाँ पर डिफरेंट वेजिकल्स अराइज हो रही हैं जो कि आपस में फ्यूज़ करके एक फ्रेगमोप्लास्ट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बना रही हैं। और लास्ट स्टेप में देखें कि वही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इसकी वॉल थी, जो सेल मेम्ब्रेन थी इन वेजिकल्स की, वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाएगी इन डॉटर सेल्स की, और आहिस्ता आहिस्ता सेल वॉल फॉर्मेशन भी हो जाएगी बिकॉज दीज मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आल्सो कंटेन सम प्रिकर्सर्स ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन substances. So class, that is all about your today's lecture. Inshallah, tomorrow we will discuss the importance of mitosis and cancer, that is uncontrolled cell division. Thank you so much.